है आपका जनतंत्र टीवी की चुनाव की खास पेशकश इंडिया की आवाज़ में। और आज हम लोग मथुरा में हैं, यानी कान्हा की नगरी में। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे उनके 2019 के चुनावी मिजाज और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता इस बार अपनी सरकार चुनेगी। तो आइए चलते हैं हमारे साथ इस चुनावी सफर पे। इंडिया की आवाज़ के इस अध्याय में हम मथुरा के विश्राम घाट पर हैं। यहाँ हम कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोगों के साथ हैं जो राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप गोस्वामी जी हैं, सपा से प्रदीप चौधरी जी हैं, रविंद्र जी हमारे साथ आरएलडी से हैं और कांग्रेस से यतेंद्र जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं 2019 के चुनाव में मथुरा का मिजाज क्या है। शुरुआत पहले बीजेपी से करते हैं। प्रदीप जी, सेंटर में भी आप हैं, स्टेट में भी आप हैं, तो मथुरा का विकास कहाँ तक पहुँचा है? जिस मुद्दे के साथ आप 2014 में सत्ता में आए थे, वो मुद्दा कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं अभी तक? आपका चैनल मथुरा में आया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जब से इस देश और प्रदेश में आई है, हमने विकास की गंगा बहाई है। पिछले 50 सालों पर जो काम कांग्रेस और अन्य दल इस देश के अंदर नहीं कर पाए, लाखों गांव में आज बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लाखों सड़कों पर चलने के लिए रोड नहीं थे, कहीं भी उज्ज्वला के माध्यम से हमने गैस की व्यवस्था करी। इतने सारे काम उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में की है। अखिलेश जी ने और कांग्रेस ने मिलकर, यतेंद्र जी बता रहे हैं कि बहुत कुछ मथुरा को दिया, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। मैडम, मैं पहले तो इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपने बड़े भाई प्रदीप गोस्वामी जी की बात को बता देना चाहूँ। इन्होंने जो कहा कि बीजेपी बनाम अन्य लोग हैं, भाई साहब की थोड़ी याददाश्त कमजोर हो गई है। बीजेपी 42 दलों के साथ में देश में चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी उनके साथ 3 दल हैं, सपासपा है, अपना दल है और बीजेपी है, और हमारे 3 दल एक हो गए। तो इसको ये तमाम तरह के आरोप हम पे लगा रहे हैं। दूसरी बात, अगर विकास की बात करें तो आपको तो जीत का हार का इतना डर था कि आपने तो बसपा का गठबंधन भी कर लिया। ये तो कौन सी बड़ी बात है? जब भी सांप्रदायिक लोग ताकतें बढ़ती है तो सेकुलर फोर्सेज एक होती चली आई। देश गवाह इस बात का। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है और इनके प्रधानमंत्री ने देश को 20 साल पीछे कर दिया है। और मैं बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ मथुरा की बात करने के, आप 2.5 साल इनको उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, 5 साल केंद्र की सरकार हो गए। बड़े भाई, मथुरा में एक भी कोई कॉलेज बता दें, एक भी स्कूल बता दें, एक भी सड़क बता दें, एक भी 4 लेन बता दें, एक भी बास बना दें, एक भी हॉस्पिटल बता दें। ये बताइए इन्होंने किया क्या है? लोग झूठे हैं। जैसा प्रदीप भाई ने कहा कि ये गठबंधन सेकुलर फोर्सेस का है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहूँगा, ये गठबंधन सेकुलर फोर्सेस का नहीं है। ये गठबंधन जिस प्रकार से जिसने देश और प्रदेश को लूटा, उस लूटने के वजह से जिस प्रकार से दोनों दलों में अराजकता है, भय का वातावरण है, उन्हें लगता है कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर आई तो उनको जेल की रास्ता देखनी पड़ेगी। आप बिहार में इसलिए जीते थे 17 पे क्यों लड़ रहे हैं? आप भी तो भय है, आपको भी तो भय है। आपने तो अपनी जीती हुई 5 सीट दे दी मानने वाला, आप कैसी बात करते हो? तमिलनाडु में आप 39 सीट में तो 5 सीट पर लड़ रहे हो। आप गुजरात आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले की ज्यादा अपेक्षा से चुनाव में जीतने वाली है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जानती है ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है। और ठगबंधन के माध्यम से आप लोगों ने बिहार में चोर बंधन क्यों किया है? और इसलिए आपने महाराष्ट्र में महाचोर बंधन क्यों किया है? आप दूसरे को ज्यादा भारी बहुमत से जीतेंगे, अपने को पवित्र कहेंगे। आप कैसी आप बात कर रहे हो भाई साहब? आपके काम कहाँ आप सोच रहे हो? 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कुछ रोजगार एक बहुत ही अहम मुद्दा था। मैंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का 1 मिनट हम एक सेकंड, हम आरएलडी इन्होंने आप सुनिए, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया। आप ये मुझे, प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, ये मुझे 100 लोगों की लिस्ट बता दें, 100 लोगों की ऐसी यहाँ युवाओं की लिस्ट बता दें जिनको मोदी सरकार ने यहाँ मथुरा में रोजगार दिया है। ये 100 लोगों के नाम मुझे यहाँ बता, ये मुझे 10 लोगों के नाम बता दें। 10 लोगों ने अगर दिया हो तो यहाँ रोजगार इन्होंने ठगने का काम किया। देश की आम जनता को, किसानों को, व्यापारियों को, आम मजदूरों को ठगने का काम किया इन्होंने। केवल इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आप बेसिक रूप से देखिए, आप मथुरा की आम जनता से पूछिए 5 सालों में हेमा मालिनी जी ने क्या किया यहाँ पर? कोई काम नहीं किया। पब्लिक की अपेक्षाओं पर बिल्कुल ये लोग खड़े। हम आरएलडी का पक्ष, हम आरएलडी का एक सुनेंगे आपकी भी, हम आरएलडी का इसका बात का जवाब दे दूं। मैं कांग्रेस के मित्र को ये बताना चाहूंगा कि जरा कचहरी पर जाकर, कलेक्ट्रेट पर जाकर पूरे 5 साल में हेमा जी के केवल आगमन का ही चार्ट निकलवा लें।
मैं इनके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले 20 साल के अंदर कोई भी एमपी इतना नहीं आया जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमाजी रही। एक महीने में 15 दिन का रिकॉर्ड उनका मथुरा के अंदर है, चाहे वो मथुरा के स्टेशन का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, सारे कार्यक्रम हेमाजी ने चलाए और हेमाजी ने पूरे क्षेत्र की जनता के साथ रही है और पूरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है, कोई भी आज तक सांसद नहीं। हमारे साथ राजनीति से जुड़े लोगों के साथ साथ आम जनता भी है। आम जनता से भी जानेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो 2019 का लोकसभा चुनाव देखती हैं और आगे अपने प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखती है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी अमित भार्गव हमारी आम जनता से बात कराए और उनके मथुरा का मिजाज जानने की कोशिश करे। अमित जी, मैं जानना चाहूंगा कि मथुरा के लोगों का क्या रुझान है और क्या वो सोचते हैं और आगे जो वोट देंगे वो किसको देंगे। जी, क्या नाम है आपका? महेश चतुर्वेदी। अच्छा, मथुरा में आप वोट देंगे तो आप किसको देंगे और क्या विकास? कांग्रेस पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी विकास नहीं करा पाई मथुरा में और कांग्रेस थी, उसने विकास किया। आज यमुना जी का बदलाव देखा जा रहा है, ये सब बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है इसकी। ये बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। इस समय पूरे क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। सड़कों की क्या पोजीशन है, बात करें बिजली की क्या पोजीशन है, जबकि ऊर्जा मंत्री यहाँ। मेरी बात सुनिए, अंडरग्राउंड बिजली की लाइन के नाम पे पूरे शहर को खोद दिया गया, जो कि आने वाले भविष्य में बहुत ही स्थिति भयावह होने वाली है। पूरी सड़कों के अंदर से जो मिट्टी निकाली गई वो मिट्टी वापस नहीं दबाई गई, वो मिट्टी भी बिकवा दी गई और इस समय बहुत बुरा हाल है। उसके बारे में आप आने वाले भविष्य में अपने आप चिंतन कर लेना। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ मथुरा के लोगों का कहना है कि बिजली की जो पोजीशन है वो इतनी बुरी है कि सड़कें खोद दी गई हैं और आने वाले भविष्य में ये सड़कें सही नहीं हो पाएंगी। हमारे साथ आरएलडी से रविंद्र जी है, जो सीट मथुरा की इस बार आरएलडी के हिस्से में आई है, सपा और आरएलडी के गठबंधन से। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपना प्रत्याशी एक तो कब घोषित करेंगे और उनका प्रत्याशी किन किन मुद्दों पे मथुरा की जनता के बीच में जाएगा अपने लिए वोट मांगने के लिए। हमारे प्रदीप गोस्वामी जी जो कह रहे थे कि कितना योगी जी ने और मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप सौभाग्य से जमुना किनारे पे बैठे हैं, यहाँ हमारी ये डिबेट हो रही है। मैं निवेदन आप लोगों से यही करना चाहता हूँ कि ये डिबेट एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। जब एक जना कोई बोल रहा है तो दूसरा वो बार बार सब अपनी बातें ना रखें। किस तरीके से इन्होंने गंगा जल लाने की बात करी, गंगा जी को साफ़ करने की बात करी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक लोटा जल भर के मैं इनको जमुना जी का देता हूँ। 5 साल से ये केंद्र में प्रदेश में है, अगर ये पी लेंगे तो हमें लग जाएगा कि हाँ इन्होंने कुछ काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर इन्होंने देशभक्तों को और देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि 350 किलो RDX जहाँ हमारी इतनी गाड़ियाँ PAC की जा रही हैं, आज मैं अगर एक अपनी बाइक पे भी कोई बच्चा चौराहे पे से कुछ गलत सामान लेके जाता है तो उसकी भी चेकिंग होती है। 350 किलो RDX अगर वहाँ तक पहुँचा तो कमजोरी किसकी थी? मोदी जी की थी। वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करने गए तो पायलट मोदी जी थे। आप उसकी वाहवाही तो मोदी जी को देते हैं, लेकिन जब यहाँ मामला लीक होता है तो क्या ये कमी मोदी जी की नहीं है? अगर यहाँ पर हमारा जवान मर रहा है, खेत में हमारा किसान मर रहा है और आप लोग कहते हैं भारत माता की जय। जैसा कि रविंद्र जी ने कहा, मैं अपने मित्र को बताना चाहूँगा, किसानों की इन्होंने बात रखी। हमने अपने चुनावी वायदे में कहा था कि किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे और हमने उस दिशा में काम किया। आज लाखों करोड़ों किसानों को हमने पहली किस्त के रूप में ऑनलाइन हमने 6,000 रुपये प्रतिमाह के तौर पर हमने देने का काम किया। किसानों की जितनी व्यवस्था इस सरकार ने की है, आज़ादी से लेकर आज तक कोई भी किसानों के बारे में सोचा नहीं है। दूसरी बात, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बात, पहले से एक आप देखा, मैंने कहा बीच में टोको मत, जैसा रविंद्र ने कहा उस बात को फॉलो करो। दूसरी बात, बिजली के तौर पर बात हुई कि पूरा शहर खुद गया क्या। आप ये बताइए, पूरे शहर को हम वो पूरा अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं तो क्या बिना खोदे कर देंगे? जब खुदेगा तो कुछ समस्याएं आएंगी। जब खुदने के बाद जब 24 घंटे बिजली आपको मिल रही है और आने वाले समय पूरी मिलेगी, उसका आपको एहसास नहीं है। आप कहें आपने शहर खोद दिया, क्या मतलब बेकार की बात जिसको करना कि शहर जब खुदेगा नहीं तभी तो अंडरग्राउंड केबल डलेगी। इसमें विरोध क्या। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी एक तरीके से उन्होंने फर्जी करार देने की स्थिति में आई। मैं कहता हूं कि ये सेना की कार्रवाई थी,
सेना की कार्रवाई ने सभी विपक्षी दलों ने भी सेना की कार्रवाई सेना के साथ उन्होंने कहा, सेना के साथ सभी लोग आए। उसी मानसिकता को लेकर हम सभी को आगे आना चाहिए। सेना की किसी भी कार्रवाई पर हमें कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पूरी सेना पे गर्व है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को खत्म किया, और ये तभी हो पाया कि जब नरेंद्र मोदी जैसा एक सक्षम व्यक्ति देश की सत्ता के ऊपर है। मैडम, मैं बड़े भाई की विकास की बात पे आता हूँ। आपने कहा कि 24 घंटे में बिजली दे रहे हैं, बड़ी शर्म आती है बड़े भाई की बात सुनते हुए, क्यों हम इनका सम्मान भी करते हैं। एक सेकंड भाई साहब, मैं बोला नहीं बीच में। आप बताएंगे कि आपने इस 2.5 साल में एक भी पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया हो, कहीं से 1 यूनिट बिजली खरीदी हो? ये समाजवादियों की देन थी। अखिलेश यादव जी ने भरपूर इंतजाम बिजली का किया। और अंडरग्राउंड केबल की बात करो, शहर के लोग यहाँ बैठे हैं, 80% काम 2017 से पहले शहर में हो चुका था। और मैं बात करता हूँ राजनीति की। राजनीति हमें ना धर्म के नाम पे, हमें ना आस्था के नाम पे भाजपा ने की है। इनका प्रधानमंत्री आया था गंगा का लाल बनके, और आज बैठा है अंबानी का दलाल बनके। और उसी गंगा मैडम, मैं नहीं सही कहूंगा, और ये जमुना जी का जल है, ये जमुना जी का जल है। मैडम सुनिए, जितना काम मैडम, ये जमुना जी का जल है, ये बोतल में अगर विकास इन्होंने किया है जमुना, तो ये पीजिए। मैं पिलाता हूँ मेरे बड़े भाई को, आप पीजिए ना, आप आचमन करिए जमुना जी का जल, आप पीजिए ना। अरे मैं जमुना जल पिला रहा हूँ, आप आचमन क्यों नहीं करते हो? आप जमुना जी के जल का आचमन क्यों नहीं करते हो? पीजिए ना, पी लो, ये जमुना जल है, पूरा पीजिए। नहीं, पूरा पीजिए ना, पूरा पीजिए ना। ये मैडम आस्था से खिलवाड़ करते हैं, ये केवल झूठ बोलते हैं। इन्हें गंगा के नाम पर राजनीति की, इन्होंने जमुना जी के नाम पर राजनीति की, और विकास इनका करने नहीं है। किसके खाते में प्रदीप जी ऐसे रोजगार मिला? ऐसे तो एक सेकंड, आपकी तो बात ही समझ में नहीं आएगी ना किसी को। एक क्या हेमराज शहीद हुआ था, बगैर सिर की डेड बॉडी आई, इनके नेता आए थे यहाँ। मैडम, इनके नेता ने कहा कि जब हमारी सरकार होगी एक के बाद 10 सिल लाएंगे। आज वो परिवार दर भटक रहा है। क्या बात करते हो भाई साहब, क्या बात करते हो? रोज सीमा पर आप देखिए मैम, रोज सीमा पर 2-4 जवान हमारे, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप देखिए आज किसको टारगेट किया जा रहा है। पहले सिविलियंस पे हमले होते थे, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, CRPF है। जनता से सवाल ले लेते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमें बहुत अपनी सेना के ऊपर गर्व है। मगर इनसे जो पूछिए, ये जो वोटों की राजनीति के लिए नाटक कर रहे हैं, इनसे जो पूछिए कितनी डेड बॉडियां बरामद हुई वहाँ। अभिनंदन आया तो वो देश की घबराहट की, पूरा देश था, पूरा देश एक था, पूरी सारी विपक्षी पार्टियां एक थी, पूरा हिंदुस्तान एक था। ये कहते हैं कि मोदी के डर की वजह से अभिनंदन को वापस कर दिया। अभिनंदन की वापसी का भी क्रेडिट नहीं मिला आपको। वो मिलेगा, वो जिनेवा संधि थी इंदिरा गांधी की। क्रेडिट केवल उस संधि के तहत वो वापस आया है। क्रेडिट केवल वो लोग नहीं देंगे जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोकदल और कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। क्रेडिट केवल वो लोग नहीं देंगे जो भारत माता के विशेष क्रेडिट केवल वो लोग नहीं देंगे जिनको देश की चिंता नहीं है। क्रेडिट वो लोग नहीं देंगे जिसको देश की चिंता नहीं है। क्रेडिट वो लोग नहीं देंगे जिनको सेना पर विश्वास नहीं है। क्रेडिट वो लोग नहीं देंगे जिनको भारत के अंदर, भारत में रहकर पाकिस्तान के गुण गाने वाले लोग हैं, वो लोग क्रेडिट नहीं देंगे। क्रेडिट देगा इस देश का किसान, क्रेडिट देगा इस देश का युवा, क्रेडिट देगा इस देश की महिलाएं, क्रेडिट देगा इस देश का छात्र, क्रेडिट देगा इस देश की पूरे किसान, नौजवान, कामगार, क्रेडिट वो देगी। क्रेडिट हमें इन लोगों से नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। देश की जनता से क्रेडिट चाहिए, और देश की जनता हमको क्रेडिट दे रही है। मैडम, ये जो गठबंधन की बौखलाहट है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। इनकी सरकार बनने के बाद हम गठबंधन से गोरखपुर जीते, हम गठबंधन से फूलपुर जीते, हम गठबंधन से कैराना जीते, हम गठबंधन से नूरपुर जीते। और दावे के साथ मैडम आप कह रहे हैं, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को, इस 2019 में देश को गठबंधन नया प्रधानमंत्री देगा, और इस भाजपा को सिंगल अंक में जीतने की हैसियत नहीं छोड़ेगा। डबल अंक तो बहुत बड़ी बात कहते हैं। पर क्या इस बार मथुरा वासी आरएलडी के प्रत्याशी पर भरोसा कर पाएंगे? आरएलडी के प्रत्याशी की मैं आपको बता दूं, कोई भी एलिगेशन न तो हमारे नेता पे कोई लगा सकता, न जो यहाँ से सांसद रहे उन पे कोई लग सकता। जब ये बात युवाओं की करते हैं कि इस देश का युवा वोट करेगा, छात्र वोट करेगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बता दें ईमानदारी से, इन्होंने 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी देने का वादा मोदी जी ने बड़े मंच से किया था। इन्होंने कितनी नौकरियां युवाओं को दी हैं? क्या नोटबंदी के बाद युवा बेरोजगार हुआ है? जो नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में थे वे भी निकल गए।
ये जीएसटी पे फेलियर हुआ, नोटबंदी पे ये लोग फेलियर साबित हुए, युवाओं पे इन लोग फेलियर साबित हुए। इन लोगों ने किया क्या है? व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है, लेकिन जब इन्हें लग रहा है कि इनका कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा, तो अब ये देशभक्ति के गीत अलापने लगे। आज अगर हम इनसे सवाल करते हैं कि आपने नौकरियां क्यों नहीं दी, आपने किसानों को उनका हक क्यों नहीं दिया, तो आपने काला धन क्यों नहीं वापस लाए, तो ये कहते हैं 15 लाख की बात करते थे, आप 15 लाख क्यों नहीं लाए, तो ये कहते नहीं तुम देशभक्त हो, वो तुम देशद्रोही हो। ये कहते तुम देशद्रोही हो, देश की बात करो, हमारा देश बन रहा है। तो मैं ये पूछता हूँ, चलिए ठीक है, देश बन रहा है, देश कहाँ बन रहा है आप मुझको ये बता दीजिए। क्या चीन आपकी लाल आंखों से घबरा गया? क्या पाकिस्तान आपसे डरा हुआ है? क्या अमेरिका जो आपको सामान अपना एक्सपोर्ट करता था, उस पर जो ड्यूटी वहाँ पहले नहीं लगती थी, क्या उसने ड्यूटी शुरू नहीं कर दी? कहाँ पर आप लोग पास हुए हैं? आप लोग हर मुद्दे पे फेलियर हैं। लेकिन आपके पास राम मंदिर का भी जब मुद्दा खत्म हो गया, तो आप पर देशभक्ति के गीत अलापने लगे। केवल आप लोग देशभक्त हैं, और जिस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, आज हमारा भाई नौबारी का लाल पंकज 9 बार शहीद हुआ। मुझे बता दें, इन लोगों के परिवार से कितने लोग शहीद हो रहे हैं? किसान यहाँ पर खेत में हल चला रहा है, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा, उसका बेटा देश में शहीद हो रहा है। और आप एक भी मीडिया चैनल ने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक भी मीडिया चैनल ने पंकज 9 बार के बारे में दिखाया नहीं, केवल अभिनंदन को हीरो बना रहे थे। सबसे हास्यप्रद बात तो ये है कि ये लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं। वो लोग जिनका आज़ादी की लड़ाई से दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, इनके आइए मुझे बताएं, ऐसे 10 लोग बताएं जो आज़ादी की लड़ाइयों में जो 10 लोग जेल में गए हों और जो स्वतंत्रता सेनानी हों, इनका कोई वास्ता नहीं रहा कैसा। और ये हम लोगों को जो पूरा गांधी परिवार में आप देखिए, 5-7 लोग गांधी परिवार में अभी तक ऐसे जो आज़ादी की लड़ाइयों में जेल में गए, जवाहरलाल नेहरू जी और सभी, फिरोज गांधी जी, ये लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं। चलिए, ये तो था राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर। कहीं बीजेपी सवाल पूछती है तो कहीं कांग्रेस इनको कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। मौजूद है मथुरा के विश्राम बाजार में। ये बाजार मथुरा का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ आपको उद्योगपति से लेकर सराफा व्यापारी से लेकर हर कोई यहाँ मिल जाएगा। और कहते हैं इसका नाम विश्राम इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद सबसे पहले अगर यहीं विश्राम करता। तो आइए यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं 2019 का मिजाज क्या है। इस वक्त हम एक पेड़े की दुकान पर हैं। कहते हैं मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है। आइए इनसे पूछते हैं कि 2019 को लेकर ये चुनावी तौर से क्या कहना चाहेंगे। 2019 में किसको वोट करेंगे? मोदी जी को करेंगे। क्या काम करा है बीजेपी ने यहाँ, कि आप भी लहर में बोल रहे हैं? मोदी लहर में नहीं बोल रहे हैं, काम कराया है मोदी जी ने, काम कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत योजनाएं निकाली हैं व्यापारियों के लिए, छोटे आदमियों के लिए बहुत व्यवस्था है। 2019 में किसको वोट करेंगे आप? 2019 हमारा विकास का मुद्दा है, और विकास का जो मेन मुद्दा है वो असली केंद्र बिंदु आता है विकास के साथ साथ हमारी मथुरा में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इन मुद्दों पे हम वोट करेंगे, और वोट करेंगे हम मोदी जी को वोट करेंगे। तो यहाँ के व्यापारी थे मथुरा के जो अभी भी ये मानते हैं कि सेंटर में इनको मोदी को वोट करना है, अपने जिले के किसी प्रत्याशी को वोट नहीं करना। आगे और क्या अपेक्षाएं आपकी बीजेपी की? हम बीजेपी से हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुओं के बारे में सोचती है और आम पब्लिक के बारे में भी सोचती है ये पार्टी। तो हमारा विचार है कि बीजेपी को आना चाहिए और दोबारा आएगी, 24 में भी आएगी, ऐसा अनुमान है हमका। तो इस बार फिर बीजेपी के ऊपर वो हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी ने खेला है धर्मनगरी मथुरा में। वो फिर एक बार चाहते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर वो फिर सत्ता में आ जाए। सब खुश है, व्यापार मंडल खुश है मथुरा का? व्यापार पे तो असर है ही है नोटबंदी के बाद में, लेकिन फिर भी बीजेपी मतलब धंधा खराब हो लेकिन बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। धंधे से मतलब नहीं है, ये इस देश के लिए जो हो रहा है वो बीजेपी की कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। वोट किसको डालेंगे? वोट डालेंगे कांग्रेस को, इनको नहीं डालेंगे। मतलब आपको लगा बीजेपी ने कोई काम नहीं करा यहाँ पर? हमारे हिसाब से तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, सब भगवान की दया है। जो कुछ हो रहा है ये तो यमुना जी द्वारकानाथ की माया जो मथुरा में चल रही है। ये मथुरा तो बिल्कुल खोद खाद कर सब ऐसा पटक रखा है, चारों तरफ से खंकड़ बना रखा है, बाड़ा खोद के पटक रखा है। और उनको कहते हैं कि आज करा देंगे, कल करा देंगे, होली का टाइम आ रहा, कोई बाजार नहीं, सब खुला पड़ा हुआ है। बहुत नुकसान है। और दूसरे उसके बाद में ना कोई पुलिस की व्यवस्था है। कभी चाहे जब रास्ता रोक देते हैं, चाहे जब बंद कर देते हैं, चाहे जब रिक्शे को रोक देते हैं, हर किसी को परेशानी है। यूथ और यंग जनरेशन जो है वो यही चाहती है कि सरकार जो भी आए कुछ मुद्दों के लिए नहीं आए, कि यहाँ से इसकी प्रगति हो, वो अच्छा है। अब आप इस मार्केट को भी देख सकते हैं, काफ़ी हद तक कुछ संभव नहीं है। कोई भी सरकार आ जाए, 4 साल से हेमा मालिनी जी सांसद हैं, वो भी कुछ 4.5 साल से कुछ नहीं किया। अब जाके वो
मथुरा की जनता से तो देखो मैं इतना नहीं कह पाऊंगा कि मथुरा की जनता क्या कह रही है, लेकिन हाँ मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेन मुद्दा है यमुना जी साफ है तो यात्री परदेसी आता है तो उसके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर्यटन एक बहुत अहम मुद्दा है, मेन बात, क्योंकि यमुना जी के लिए देखेंगे आप तो आचमन लेने में भी परेशानियाँ होती हैं, हमको ही होती है, आने वाला तीर्थ यात्री क्या सोचता होगा उस मैटर में। तो आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं इसमें? साथ तो जो सरकार आएगी उसका साथ है, लेकिन हाँ मैं कांग्रेस का ही साथ दूंगा क्योंकि उस टाइम से तो कुछ तो शुद्धता ही थी यमुना जल में, अभी कुछ नहीं है। इंडिया की आवाज़ के इस हिस्से में हम बीएसए कॉलेज के पास है। यहाँ कुछ छात्र हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं, उससे जानते हैं कि 2019 में इनका मिजाज क्या है, ये किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। नाम क्या आपका? अब मेरा नाम गुड्डू गौतम है और मैं मतलब 2019 का चुनाव आने वाला है, इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि पहले हमारे मोदी जी रह चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब भी आने की पूरी चांस हैं। बट मैं चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, सपा बसपा का गठबंधन होना चाहिए, या कोई भी सरकार आए लेकिन गठबंधन का होना चाहिए। जो भी हम कोई भी कानून वगैरह बनाते हैं विपक्ष में होना चाहिए कि यहाँ ऐसे ये सही है, ये मतलब तरक देने वाला। इस वक्त नौजवानों की उम्मीदें क्या है आने वाली सरकार से? नौजवानों की इस वक्त उम्मीद है कि ऐसी सरकार आए जो उनके लिए रोजगार पैदा करे, क्योंकि इस सरकार में ना ही रोजगार केंद्र में दिए गए हैं ना ही यूपी राज्य में दिए गए हैं। और अब हम चाहते हैं कि राहुल जी पीएम बने जिससे कि इस देश में कुछ विकास हो सके। ये बौखलाई हुई सरकार हो गई है बीजेपी, इससे दिखता है कि अब हम ही हैं जो कुछ भी कर लेना, ये युवाओं के लिए कुछ कर रही है ना किसानों के लिए। इस वजह से हम चाहेंगे कि कांग्रेस आए। आप लड़कियां आधी आबादी हैं हमारे देश की, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, आप क्या सोचती हैं 2019 के चुनाव को लेकर? हम ये सोचते हैं कि मतलब जो भी सरकार आए इस टाइम पे, लेकिन जो गुंडागर्दी वगैरह दुनिया देश में चल रही है। आपको सुरक्षित महसूस करती हैं हम यूपी में? मतलब जब से मोदी सरकार का आना हुआ है जब से तो मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी महसूस होने लगी लड़कियों को। दरअसल मैं चाहूँगी कि 2019 में अब की बार भी मोदी जी को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जब से कांग्रेस की भी सरकार चली है तब तक इस दुनिया में मतलब देश में कुछ भी डिफीट वो नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि जो मोदी जी के आने पर हुआ है, मतलब जैसे पाकिस्तान का जो हमला आया था वो भी जैसे उन लोगों ने तड़ाक से जवाब दिया है मोदी जी ने। तो मैं चाहूँगी कि अब की बार मोदी जी मतलब 100% मोदी जी होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मोदी जी तो नहीं होने चाहिए भाई, इसलिए क्योंकि ऐसी बात नहीं है। जो बॉर्डर है उस पर मेरा भाई भी है जो कि मेजर है, उन्हें भी पता है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्हें सब पता रहती है। लेकिन बात यह है कि हम अपना जो लड़कियों को फील करना चाहिए वो हम फील नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सेफ्टी अपनी नहीं लग रही है। जब से मोदी भी आए तब से मतलब लड़कियों के लिए अत्याचार ज़्यादा बढ़े हैं। सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि जो भी सरकार आए मतलब कि हमारे जॉब दे सके, या फिर हमारे नौजवानों को, स्टूडेंट हैं भी हम, हाँ, तो हम चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आए। आप एक शिक्षक हैं, आप किस तरह से देखते हैं बच्चों की नौकरियां, रोजगार खत्म होते जा रहा है, बच्चे पढ़ाई करते करते जो पद खाली होते हैं सरकारी विभागों में उनको धीरे धीरे पद ही खत्म कर दिए जाते हैं, उसमें नियुक्ति तो तब होगी जब पद होंगे। हम यहाँ अपने बीएसए कॉलेज के सामने अपनी कोचिंग चलाते हैं, जेबी डिफेंस एकेडमी, और हम काफ़ी बच्चे आते हैं, देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जॉब तो निकाल रही है लेकिन कोई भी चीज़ ना कम्प्लीटली पूरी नहीं हो पा रही। 69,000 वैकेंसी अभी निकली थी, काफ़ी टाइम हो गया, कोई चीज़ ना क्लियर नहीं हो पा रही। पता नहीं ऐसा कौन सा सरकार ही उसे अटकाने में लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कम से कम सरकार कम से कम जितने भी रोजगार देना नहीं चाहती, जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें कम से कम रोजगार दें, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 69,000 वैकेंसी का अगर हम मुद्दा 69,000 जैसी बहुत सारी ऐसी चल रही हैं जिनका अभी मुद्दा केवल वहीं का अटक के ही रह गया है। ऐसा कोई मैटर नहीं था कि 69,000 स्कूल कॉलेज जो बीजेपी की सरकार के टाइम पे खुला हो या मथुरा में, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली ठीक हुई हो? शिक्षा प्रणाली या सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई खास कदम इस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं उठाया गया है। थोड़े बहुत जो कार्य किए गए हैं उनको लोग बाग कुछ तो बेवकूफ़ी में ही हाँ कर लेते हैं कि हाँ अच्छा है, कुछ देख लेते हैं या नहीं देखते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई किसी को मान लेता है, कोई बुराई कर रहा है कोई उसी को हाँ कर लेता है, कोई किसी की भलाई कर रहा है कोई उसी को ही मान लेता है। तो कम से कम कुछ लोगों का रुझान यही होता है कि दूसरा बंदा हमसे क्या कह रहा है, अपनी सिक्योरिटी किसी के पास स्वयं की नहीं होती कि वास्तव में क्या हो रहा है। सबसे मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट से जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, और जो सारी दुनिया को अन्नदाता के रूप में जाना जाता है वो किसान है, उसकी आय बढ़े, जिसकी वजह से अगर किसान आत्महत्या दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो देश में किसी के पास कुछ नहीं है। अगर किसान नहीं रहे
तो दुनिया में न कोई युवा रहेगा, न कोई बिजनेस रहेगा, न कोई कॉलेज रहेगा, न कोई सरकार रहेगी, न कोई आदमी रहेगा। सबसे पहले किसानों की देख रेख होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रोजगार होना चाहिए। जो इस सरकार में जितनी भी वैकेंसी निकली बहुत हैं, लोग वहाँ खुश हैं कि बहुत निकल रही हैं, लेकिन पूरी एक भी नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू सारस्वत है। क्या करते हैं आप? मैं IAS की प्रिपेयर कर रहा हूँ। IAS की प्रिपेयर कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे 3 साल प्रिपेयर करते हुए हो गए। पेपर क्लियर नहीं हुआ अभी तक आपका कोई? नहीं, क्योंकि हर बार UP PCS हर बार ऐसे ही अटक जाता है। अभी तक 2016 का ही रिजल्ट आना बाकी है, तो इस वजह से सारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा क्लियर। मतलब रोजगार नहीं? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ही। तो मतलब युवा खुश नहीं है बीजेपी सरकार से? हाँ, 2019 पे किसी को वोट देंगे? अब ये तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। देखते हैं क्या होता है, कौन कैंडिडेट होता है। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, लोग उससे कम से कम कंटेंटमेंट हो लोगों का, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी लोगों से हो। ये सारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से वर्क करना चाहिए सिटी में। मेरा नाम मुकेश धनगर है। मैं PhD कर रहा हूँ, छात्र राजनीति भी करता हूँ। तो छात्र तो खुश नहीं है बीजेपी सरकार से, रोजगार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। वो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। जो भी है सब जानते हैं, क्योंकि आजकल प्रत्येक युवा जाग चुका है, और जब युवा जागा है तब हिंदुस्तान की सरकारें बदली हैं। और PhD में जो स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती थी, जो आती थी, उसमें भी बहुत कटौती की गई है। जो आज से 10 साल पहले जो स्कॉलरशिप की जो छात्रवृत्ति आती थी, उनको मिलता था, जो बजट आता था, उसमें भी उन्होंने करीब 12% कटौती की है, जो अब लोकसभा का बजट आया था। तो ये थे हमारे साथ BSH कॉलेज के कुछ छात्र जो इस बार फर्स्ट या सेकंड टाइम वोटर्स हैं। यही आने वाली राजनीति का मिजाज बदलेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि खासा खुश है सत्ताधारी पार्टी के साथ। तो ये था मथुरा से इंडिया की आवाज़। यहाँ हमने मथुरा वासियों से बात करी, जाना उनके मन में क्या है, किन किन मूलभूत सुविधाओं को ले वो लोग तरस रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर उनके वादे, उनके चुनावी प्रचार में किए गए वादे धरातल पर उतर नहीं पाते। हर किसी के मन में इस बार 2019 को लेकर चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि इस बार जो सरकार आएगी, क्या पता वो उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर पाएगी। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ अपने सहयोगी अमित भार्गव के साथ अंजलि पोखरियाल, मथुरा।